और पहली बार टीवी पर राफेल की सबसे करीब की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। राफेल के साथ टीवी9 भारतवर्ष के रिपोर्टर मौजूद थे। हमने आपको सबसे करीब से तस्वीरें दिखाई। हम आपको बार बार ये तस्वीरें दिखाएंगे। राफेल से सबसे करीब से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपने टीवी9 भारतवर्ष पर देखी है। टीवी9 पर राफेल की बारीकी समझाने वाली रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है। राफेल की ताकत पर सबसे दमदार रिपोर्ट टीवी9 भारतवर्ष पर ही आपको देखने को मिली। और एक बार फिर देखिए, ये दमदार रिपोर्ट राफेल की हर बारीकी समझाएगी। दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है फिर RB001 यानी RB001 यानी वो एयरक्राफ्ट जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, 2 सीटर है। अगर आप देखें, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि आपको दिखाए ऊपर RB001 यानी जो ट्विन सीटर हैं वो है। और यहाँ पर अगर आप एक बार फिर देखिए, मैं आपको हर वो तस्वीर दिखा रहा हूँ जो इन विमानों की आप बहुत लंबे समय से देखना चाहते हो। और ट्विन इंजन है। ट्विन इंजन यानी अगर आप देखें, इधर आइए, मैं आपको पीछे इनके ट्विन इंजन किस तरीके से मदद करते हैं। पेलोड अपनी वेट से कम 10,000 टन का इनका वजन है और ये उससे ज़्यादा का पेलोड उठा सकते हैं, करीबन 2400 टन का। और यही वजह है कि इन एयरक्राफ्ट को भारतीय वायुसेना के लिए एक बहुत सक्षम एयरक्राफ्ट माना जाना है। अगले एयरक्राफ्ट में मैं जाऊँ, आपको 5 विमान आए थे भारत के पास और ये है RB004 यानी वो RB004 जो विमान, करीबन 5 विमान आए थे, ये चौथा विमान है। ये दोनों ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं। इसके अलावा कई दूसरे विमान भी भारतीय सेना के पास, भारतीय वायुसेना के पास पहुँचे थे। और ये विमान आने वाले वक्त में भारत की तस्दीक किस तरीके बनेंगे। राफेल विमानों की तस्वीर सीधे तौर पर बिल्कुल करीब से मैं आपको दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि आखिरकार ये विमान कितने ज़्यादा सक्षम होंगे। और ये है इन विमानों की करीबन इनकी पेलोड कैपेसिटी मैंने आपको बता दी, कितना ज़्यादा हवा में उड़ान भर सकते हैं ये मैंने आपको बता दिया। और अब ट्विन सीटर विमान, करीबन 4 विमान और बताया जा रहा है कि अक्टूबर के आखिरी में या नवंबर में आएंगे। 5 विमान आ चुके हैं। और ये है 17 स्क्वाड्रन की पूरी टीम। आप जाते हुए देख रहे होंगे 17 स्क्वाड्रन की पूरी टीम, यानी ये वो लोग हैं जो इसको उड़ान भरेंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण क्षण है इस समय। आप इन लीडर्स को जाते हुए देख रहे होंगे। ये पायलट्स हैं, टेक्नीशियंस हैं जो लगातार इन विमानों को उड़ाएंगे और इन स्क्वाड्रन लीडर्स को। और ये है इस समय की तस्वीरें जो आपको देखकर बहुत अद्भुत महसूस हो रहा होगा। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मौर्य के साथ सुमित चौधरी, टीवी9 भारतवर्ष, अंबाला एयरबेस। और एक बार फिर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर यह कि पहली बार टीवी पर राफेल आपको देखने को मिला है। टीवी9 भारतवर्ष रिपोर्टर के साथ हमने आपको दिखाया राफेल को बहुत करीब से। राफेल पर सबसे करीब से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट टीवी9 भारतवर्ष ने आपको दिखाई। टीवी9 भारतवर्ष पहुंचा राफेल के सबसे पास और बारीकी से आपको दिखाया, समझाया, क्योंकि देश में हर कोई राफेल को करीब से देखना चाहता है, उसकी ताकत देखना चाहता है। और हमने आपको ये दिखाया है। हमारे संवाददाता सुमित चौधरी की एक और रिपोर्ट देखिए जिसमें वो बता रहे हैं कि राफेल कैसे दुश्मन की नींद उड़ा सकता है। मैं इस समय RB004 यानी ट्रेनर एयरक्राफ्ट नंबर 4 की ठीक सामने खड़ा हूँ। अगर आप देखें कि अभी पायलट इसमें मौजूद हैं और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ सीधे अंबाला एयरबेस से, जहाँ पर इन पायलट्स की ट्रेनिंग चल रही है। और ख़ास बात ये भी कि करीबन 12 पायलट्स की तैयारी हो चुकी है और पायलट्स की ट्रेनिंग ले रहे हैं। RB004 अगर सीधे मेरा आप देखेंगे पीछे पायलट हैं और जिसको उड़ान भरने की तैयारी में। और ये तस्वीरें आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा होगा क्योंकि आज सीधे अंबाला एयरबेस से मैं आपसे तस्वीरें पहुँचा रहा हूँ। 17 स्क्वाड्रन जिसको कहा जाता है। और इस 17 स्क्वाड्रन की खासियत क्या है, ये यहाँ से आप सीधे देख पा रहे हैं। अभी यहाँ से ये विमान जो है उड़ान भरेगा थोड़ी देर में। अगर आप देखें कि ट्विन सीटर है ये 004 RB004। और इसके अलावा करीबन 2 एयरक्राफ्ट जो थे वो 2 से 4 एयरक्राफ्ट, 2 एयरक्राफ्ट जो हैं वो ट्रेनर एयरक्राफ्ट आए हैं। इसके अलावा 3 एयरक्राफ्ट जो हैं वो BS होंगे, BS यानी जो सिंगल सीटर होंगे। और ये 4 और एयरक्राफ्ट जल्दी ही भारतीय वायुसेना के अंदर शामिल होंगे और अक्टूबर के बाद में या फिर नवंबर में। और ये तस्वीरें सीधे मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं अपने कैमरा पर्सन को पैन कर एक बार उधर दोनों तरफ आपको दिखाएं दोनों और एयरक्राफ्टों को और वो किस तरीके से यहाँ से चलते हुए। ये इंपॉर्टेंट तस्वीरें हैं। ये इंपॉर्टेंट तस्वीरें इसलिए भी है कि आपके लिए किस लिए ये इम्पॉर्टेंट है आज जानना कि कैसे ये एयरक्राफ्ट जल्दी ही भारतीय वायुसेना की क्षमताओं में इजाफा करेंगे। ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और ये तस्वीरें कहाँ से, सीधे अंबाला एयरबेस से। और तस्वीरें मैं आपको लगातार पहुँचा रहा हूँ। और ये तस्वीर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब करीबन 5 एयरक्राफ्ट हैं जो ऐसे भारतीय वायुसेना के पास हैं और 4 और आ जाएंगे। और सीधे अगर आप देखें तो ये तस्वीरें आपको उन पायलट्स की या फिर उन टेक्नीशियंस की जो इसके ऊपर पीछे काम करते हैं, यानी ये पावर है। आप इसको कहते हैं कि पावर की ना सिर्फ मैन बिहाइंड मशीन्स भी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और ये तस्वीरें आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए लगातार क्योंकि ये तस्वीरें आपको गौरवान्वित महसूस करेंगे। ये बताएंगे आखिरकार कैसे आने वाले वक्त में ये गेम चेंजर भारतीय वायुसेना की क्षमताओं में न सिर्फ इजाफा करेगा बल्कि दुश्मनों को भी चुनौती देगा। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मौर्य के साथ सुमित चौधरी, टीवी9 भारतवर्ष, अंबाला एयरबेस।
और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अंबाला में भारत और फ्रांस की द्विपक्षीय बैठक हुई है। दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच ये अहम बैठक हुई है अंबाला में। बैठक में दोनों देशों में अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों देशों के बीच अहम मुद्दों पर चर्चा हुई क्योंकि आज जब इंडक्शन किया गया आधिकारिक रूप से राफेल का भारतीय वायुसेना में, उस वक्त फ्रांस की रक्षा मंत्री मौजूद थी और उनके साथ ही मौजूद थे राजनाथ सिंह भी। अब दोनों की मुलाकात भी हुई है अंबाला में और उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। ये द्विपक्षीय बातचीत हुई है उन तमाम मुद्दों से जुड़ी हुई जो दोनों देशों के कंसर्न के मुद्दे हैं। तो दोनों देश यानी फ्रांस और भारत के बीच अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है, अहम बैठक हुई है अंबाला में, जहां पर आज ये इंडक्शन सेरेमनी की गई, जहां आज आधिकारिक रूप से फॉर्मली शामिल किया गया राफेल को भारतीय वायुसेना में। वहीं पर यह अहम बैठक भी हुई फ्रांस और भारत के बीच में। बहुत अहमियत रखती है ये मुलाकात और ये बैठक भी, क्योंकि इसमें तमाम अहम मुद्दे जो भारत और फ्रांस के कंसर्न के मुद्दे हैं, उनकी चिंता के मुद्दे हैं, उन पर चर्चा की गई इस बैठक में। हमारे साथ अब खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ सुमित चौधरी मौजूद हैं लगातार अंबाला से, लेकिन हमारे साथ यहाँ मेहमान भी जुड़े हैं जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, जिनसे हम लगातार बात करेंगे राफेल के बारे में। राफेल से भारत की ताकत कितनी बढ़ी है और भारत के दुश्मनों के लिए कितनी बड़ी चिंता की ये वजह है। ये जो बदले हुए भारत का रुख है, तेवर है, सुर है, उनसे क्या बड़ा संदेश दुनिया में जा रहा है और चीन और पाकिस्तान को जा रहा है। हमारे साथ मेहमान कौन से जुड़े हुए हैं, आइए उनसे आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ मेजर जनरल के सिन्हा मौजूद हैं, ब्रिगेडियर विनोद दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं, स्क्वाड्रन लीडर दीप्ति काला हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एयर कमोडोर BS सिवाच हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। साथ ही सुमित हमारे साथ मौजूद हैं जो अंबाला में मौजूद है, जिनकी रिपोर्ट आप आज लगातार देख रहे हैं। हमारे डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट है सुमित, जो लगातार आपको बहुत करीब से उन्होंने देखा है राफेल को। सुमित, आप तो बहुत करीब पहुंचे हैं, आपने देखा है राफेल को, हमने तस्वीरें ही देखी है क्योंकि आज पूरा देश देखना चाहता था और जाहिर सी बात है बहुत समय से देखना चाहते हैं कि राफेल के बारे में हम बताते तो बहुत कुछ है, खबरें बहुत कुछ सामने आ रही हैं, लेकिन दरअसल राफेल कितना ताकतवर, कितना पावरफुल ये विमान है और किस तरह से हमारी ताकत बढ़ी है। आप अगर एक बार फिर दर्शकों को कुछ और उसके बारे में बता पाएं, क्योंकि आप तो खुद वहां मौजूद हैं और आप देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सुमेरा, ये बातें सभी दर्शकों के लिए खासतौर पे पूरे भारतवर्ष के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिरकार हम इस एयरक्राफ्ट को गेम चेंजर क्यों कह रहे हैं। ना सिर्फ इस पूरे एयरक्राफ्ट की, बल्कि इसमें जो एवियोनिक्स लगे हैं, इसमें जो वेपन्स लगे हैं, वो भी एक बड़े गेम चेंजर है। और अगर सुमेरा सारी चीज़ों को देखें, 5 एयरक्राफ्ट भारत के पास आ चुके हैं, 4 और आने वाले हैं अक्टूबर के आखिरी तक या फिर नवंबर की शुरुआत तक। लेकिन इसके जो वेपन है, मेटोर हो, आपका मेटोर मिसाइल हो, आपका स्कैल्प हो या फिर आपका हैमर हो, ये वेपन जो है आपको एक स्ट्रैटेजिकल एक एज देते हैं या फिर आपको शक्ति देते हैं। इसके अलावा इसकी लोड कैपेसिटी यानी करीबन 10,000 टन का इसका वजन है, लेकिन 24,000 टन तक वजन उठा सकता है, यानी अपने दुगने से ज़्यादा। इसके अलावा सॉफ्ट लैंडिंग हो, इसके और इसके जो रडार सिस्टम्स हैं, ये सारी चीज़ें इसको एक महत्वपूर्ण, एक बेहतर कह सकते हैं आपकी एक एयरक्राफ्ट बनाती है। और यही वजह है कि जब हम गेम चेंजर या फिर LAC और LOC पर अपनी क्षमताओं की बात कर रहे हैं, तो ये हमारी क्षमताओं को ना सिर्फ बढ़ाएगा बल्कि उनको और ज़्यादा मजबूत करेगा। और ये एयर डिफेंस सिस्टम का वो आप कह सकते हैं कि ये वो तरकश का तीर होगा जिसका इस्तेमाल भारत हर बड़े टेक्टिकल ऑपरेशन में लेगा। ना सिर्फ हम इस समय 2 फ्रंट वॉर सिनेरियो में जुड़ रहे हैं, कि 2.5 यानी अगर भारत को अपने टेररिस्ट स्पॉन्सर स्टेट्स के ऊपर अपने बड़े ऑपरेशंस करने पड़े, आप समझ गई होंगी मैं किस टेररिस्ट स्पॉन्सर देश की बात कर रहा हूं, और ऐसे सर्जिकल स्ट्राइक्स, ऐसे स्ट्राइक्स करनी पड़े, तो ऐसे में ये बहुत मददगार साबित होने वाला है सुमेरा। और अंबाला पूरा देश समझ रहा है कि आप क्या किसकी बात कर रहे हैं और किसकी बात आज राजनाथ सिंह कर रहे थे, उनके बारे में भी बात करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बहुत कड़ा संदेश दिया है। आज उन्होंने चीन को कड़ा संदेश दिया है, भारत की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं हो सकता, सीमा पर कोई समझौता नहीं करेगा भारत। राजनाथ सिंह ने यह बयान दिया, अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने में भारत पूरी तरह से सक्षम है। और क्या कुछ कहा, सुनिए। एयरफोर्स ने राफेल इंडक्शन के साथ जो कैपेबिलिटीज और टेक्नोलॉजिकल एज एक्वायर की है, वे इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज को रिवर्सलाइज करेंगी। साथियों, आज इनका इंडक्शन पूरी दुनिया, खासकर हमारी संप्रभुता की ओर उठी निगाहों के लिए एक बड़ा और कड़ा संदेश है। हमारी सीमाओं पर जिस तरह का माहौल हाल के दिनों में बना है, या मैं सीधा कहूं कि बनाया गया है,
उनके लिहाज से यह इंडक्शन बहुत ही अहम है। तो देखिए, ये बड़ी बात राजनाथ सिंह ने कही आज, और खास और कड़ा संदेश उन तमाम लोगों के लिए जो सीमा को लेकर किसी तरह का विवाद पैदा कर रहे हैं, जिस तरह के हालात एलएसी पर बने हुए हैं। इसी पर बात करेंगे। के सिन्हा जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो बयान है राजनाथ सिंह का, कड़ा और साफ संदेश है, और सिर्फ बयान ही नहीं, भारत एक्शंस में जो कुछ कर रहा है, हम जिस तरह से अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं, हम जिस तरह से हथियारों को हासिल कर रहे हैं, विमान हासिल किया है हमने, और वो भी इस तरह का अत्याधुनिक विमान जो भारत को मिला है, ये सब कुछ एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स वाली स्थिति इस समय हो गई है। दुश्मनों को साफ संदेश है, शब्दों में भी कह रहे हैं और एक्शंस में भी। सुमेरा जी, जो आपने बड़ी बात की, एक आपने जो बात कहा कि हम एक्शंस में करके दिखा रहे हैं, बातचीत की दौरा खत्म हुआ एक्शंस में। देखिए एक्शंस क्या हैं, यदि आप रफाल के ऊपर में, तो आप काबिलियत के बारे में सब चीज़ आपने बता दिया और जनता पूरी जानती है, लोग जो सुन रहे हैं, आप हम सभी, ये चीज़ें तो कैपेबिलिटी में सबको पता है, यदि आप गूगल करेंगे तो मिल जाएगा। मगर जो मेन जो मैसेजिंग है और जो एक्शंस हैं, एक कहते हैं डेटरेंस बाय पनिशमेंट एंड डेटरेंस बाय एक्शंस। आप जब डिटर करते हैं, आज तक हम लोग डेटरेंस केवल अपने जवान से करते रहे हैं, मगर ये 2-3 सालों में कुछ बदलता है, एक्शंस आप करते हैं, बालाकोट में चले जाते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, और फिर देखिए जो आप सबसे बड़ा एक्शन आज तक के इतिहास में जो हुआ था 71 के बाद, वो एक बार हुआ है 29-30 की रात और 30-31 की रात, जो अगस्त की रात में हुई है। देखिए ये जो आप देख रही हैं जो चीजें हैं, वो अभी तक खुल के आई नहीं है पूरे चुसूल सेक्टर के अंदर में, उसको कहते हैं टर्निंग ऑफ डिफेंस, टर्निंग ऑफ फ्लैग। ये आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखी होंगी, या जिसको सामरिक ज्ञान है उनको इन चीज़ों को, ये कोई छोटी सी टैक्टिकल गेम्स नहीं है। और इसी बीच में जब आप रफाल के लिए, और खास करके एक रक्षा मंत्री आती हैं फ्रांस से, और जब आप रफाल, तो ये केवल मैसेजिंग लेवल पे नहीं है, उससे भी आगे निकल गए हैं हम। मतलब अहम बात है जो के सिन्हा जी आप कह रहे हैं कि हमने जो 29-30 अगस्त की रात में एक अहम सफलता हासिल की, वो रणनीतिक लिहाज से अहम है, लेकिन उसके पीछे की जो सोच है, उसके पीछे का जो नजरिया है और जो बदलाव है भारत की रणनीति में और भारत के पक्ष में, उसे समझने की जरूरत है। और वो अगर हम अपने दर्शकों को समझा पाए कि इसका क्या मतलब है, इसी पर बात करते हैं। एयर कॉमोडोर BS सिबाच हमारे साथ मौजूद हैं। सिबाच साहब, आपसे मैं ये तो जानना ही चाहूंगी, आप हमें बताइएगा कि राफेल कैसे एक बड़ा गेम चेंजर है, लेकिन हम 29-30 अगस्त की बात भी अगर करें, क्योंकि चीन को एक कड़ा संदेश भारत दे रहा है, चीन ही नहीं पाकिस्तान को भी एक कड़ा संदेश है कि किस तरह से भारत सिर्फ बातचीत और शांति प्रिय देश जरूर है, लेकिन भारत कैसे सक्षम है और कैसे अपनी ताकत को बढ़ाएगा, वो बड़ा संदेश एक है भारत की तरफ से जो लगातार दिया जा रहा है, जो राजनाथ सिंह ने भी अपने बयान में कहा। देखिए, भारतवासियों ने ये सिद्ध कर दिया है कि भारतवर्ष एक सॉफ्ट स्टेट नहीं है, अभी बड़ी मजबूती से किसी भी सिचुएशन का सामना करने में पूरी तरह से सक्षम है। और दुश्मन को ये मैसेज बहुत क्लियरली दिया जा रहा है कि आप जो है किसी तरह के एडवेंचर ना करें, नहीं तो आपको बहुत इसकी बड़ी खामी भुगतनी पड़ेगी। और जो राफेल जो आया है, ये बाहुबली नहीं है, महाबली है। और इस एयरक्राफ्ट का जो है, इसको फोर्स मल्टीप्लायर कहते हैं, क्योंकि एक हवाई जहाज राफेल 10 या 15 दूसरे जहाजों के बराबर काम करता है, तो इसीलिए इसको फोर्स मल्टीप्लायर बताया जा रहा है जी। और अभी तो 5 ही जो है राफेल आए हैं, 30 आएंगे अभी तो। मैं वापस आपके पास आऊंगी सर, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर ले लूं, वापस आपके पास आती हूं। बड़ी खबर है कि डिफेंस में भारत के लिए एक और अच्छी खबर आई है। भारत और जापान के बीच अहम समझौते की खबर, भारत जापान का डिफेंस सप्लाई पर करार हुआ है। भारत और जापान की सेनाओं के बीच सहयोग बढ़ेगा। देखिए ये तस्वीरें भी आप देखिए कि कैसे सहयोग को बढ़ाया जाएगा। डिफेंस सप्लाई पर यह अहम अग्रीमेंट है जो भारत और जापान के बीच हुआ है। भारत और जापान की सेनाओं के बीच सहयोग को बढ़ाया जाएगा और उसको लेकर एक समझौता हुआ है। ये डिफेंस के क्षेत्र में, भारत की रक्षा के क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, अहम खबर है और अहम समझौता है। इसी बदलाव की हम बात कर रहे थे, इसी बदलाव की। स्क्वाड्रन लीडर दीप्ति काला भी हमारे साथ मौजूद है। दीप्ति काला, देखिए आपसे मैं जानना चाहूंगी, अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाए और अगर हम कुछ ये समझा पाए कि कितना गैप था
भारत की जो वायुसेना है, भारत की जो एयर पावर है, वो डोमिनेंट है, वो काफी ताकतवर है, लेकिन कितना बड़ा गैप था जिसे भरा है राफेल ने। कितने सालों पहले आ जाना चाहिए था भारत के पास इस तरह का विमान, और वो जो गैप है उसके बारे में अगर आप हमारे साथ बात कर पाए। जी समायरा, देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि देर आए दुरुस्त आए। कितने पहले आ जाना चाहिए था उसकी बात छोड़कर हम बात करते हैं कि अब हमारे पास आ गया है। ये एक बहुत ही अहम मौका है। पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि चाइना की गतिविधियां काफ़ी बढ़ी हुई हैं और भारतीय वायुसेना के पास जितने भी जहाज थे वो एक तरह से हमारी कुछ हद तक कमियां पूरी कर रहे थे, लेकिन ये एक एड ऑन जहाज है, ये फोर्स मल्टीप्लायर है, ये 5th जनरेशन जहाज है। इसकी जो कैपेबिलिटीज है वो हम किसी और जहाज से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो जिस हिसाब से ये अभी इस टाइम पे हमारे पास आया है, ये दूसरे देशों को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। और आज रक्षा मंत्री जी ने भी कहा कि ये बड़ा संदेश है। लेकिन दीपिका, एक और बड़ी खबर आ रही है, एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी अपने दर्शकों को बता दें। चीन के फाइटर जेट को गिराने पर यह बड़ा खुलासा हुआ है। ताइवान में फाइटर जेट गिरा था, ताइवान ने नहीं बल्कि यूएस ने गिराया था, अमेरिका ने गिराया था चीनी फाइटर जेट। ये सवाल उठ रहा है, चीन का फाइटर गिराने पर मीडिया रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ है, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। चीन और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ाने वाली है ये खबर, अगर ऐसा ही है, क्योंकि इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। चीन के एक्सपर्ट्स को अमेरिका पर हमले का शक है और उनको ये शक है कि ताइवान ने नहीं बल्कि अमेरिका ने इस फाइटर जेट को गिराया चीन के। हालांकि इसको लेकर काफ़ी खामोशी इख्तियार की थी चीन ने भी, लेकिन अब इस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही है जो ये बता रही है कि ताइवान में जो ये फाइटर जेट गिरा चीन का, ये ताइवान ने नहीं बल्कि अमेरिका ने गिराया। और अगर ये पुख्ता तौर पर है ऐसा ही, तो ये चीन और अमेरिका के बीच टेंशन को बढ़ाने वाली खबर है। हमारे साथ लगातार मेहमान जुड़े हुए ब्रिगेडियर विनोद दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद दत्ता जी, अगर हम ये समझा पाए दर्शकों को अपने, बता पाए कि देखिए ये जो अभी खबर आ रही है कि चीन के एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि अमेरिका ने हमला किया और अमेरिका ने फाइटर जेट को गिराया चीन के, ताइवान ने नहीं ऐसा किया है। क्या शी जिनपिंग ने अपने जो महत्वाकांक्षा है उसकी वजह से, विस्तारवादी नीति की वजह से अपने इतने फ्रंट्स खोल लिए हैं जो वो संभाल नहीं सकते, और भारत जिस तरह का रुख अख्तियार किए हुए एलएसी पर, इसकी तो उन्हें उम्मीद भी नहीं थी। सुमेरा, आपने ठीक कहा कि चीन ने इतने फ्रंट खोल लिए हैं कि वो अब उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये उनको कैसे टैकल करे या कैसे एड्रेस करे। जिस तरह की अमेरिका की प्रेजेंस है साउथ चाइना सी में या इंडियन ओशन रीजन में, उसके 3 जंगी बेड़े, और हर एक, चाहे वो यूएसएस निमिट्ज हो, रोनाल्ड हो या कोई और जंगी बेड़ा हो, उसके अंदर 60 से 70 फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं। तो चीन को ये समझना चाहिए कि उनकी जो रिसोर्सेज और रीच इस कदर है कि वो चीन को अंदर घुस के मार सकते हैं। दूसरी चीज़ देखिए, चीन पहले ये अनुमान लगाया जाता था कि करीब 20 स्क्वाड्रन भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि अब इस तरह के फ्रंट खुल चुके हैं। मुझे नहीं लगता 10 से 12 स्क्वाड्रन वो भारत के खिलाफ एम्प्लॉय कर सकता है। तो ये चीन के लिए एक बहुत बड़ा इस पर बात करते हैं जो आप बता रहे हैं कि अगर उसके इतने फ्रंट्स खुले हुए हैं तो भारत के साथ अगर कोई भी टेंशन बढ़ती है तो वो अगर कम स्क्वाड्रन का इस्तेमाल करता है, और भारत के पास अब राफेल मौजूद है। तो बीएस सेहवाग जी, आपसे जानना चाहूंगी कि कितनी भारत को एज होगा चीन पर? देखिए मैडम, अभी तो 5 राफेल आए हमारे देश में, और उसी से शी जिनपिंग का जो है ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया है। आप समझिए कि अगर 36 जब आ जाएंगे तब उनका क्या हाल होगा। अभी तो 5 के साथ ही वो काफ़ी घबराए हुए हैं और काफ़ी टेंशन में हैं, और उनको मालूम है कि क्या राफेल की कैपेबिलिटीज है। दुनिया के सब बेहतरीन फाइटर में से एक राफेल फाइटर जो है बहुत ही प्रसिद्ध है, बैटल लेकिन हार्डन्ड है, बैटल प्रूवन है, और काफ़ी जो है अपने टेरिटरी में रहकर ही दूर तक ये मार कर सकता है। इसके जो मिसाइल्स हैं, जो इसके रडार सिस्टम है,
और अहम बात आपने जो कही कि पांच राफेल से ही ब्लड प्रेशर हाई हुआ है अभी शी जिनपिंग का, जब 36 आ जाएंगे तब क्या हाल होगा। लेकिन के सिन्हा साहब, ये बड़ी बात है कि चीन ने इतने फ्रंट खोले हैं, और जो ये नई जानकारी आ रही है, जो चीन के एक्सपर्ट मान रहे हैं कि ताइवान ने नहीं बल्कि अमेरिका ने गिराया है। ताइवान के साथ वैसे भी चीन अगर अपनी टेंशन बढ़ाता है तो अमेरिका ही पिक्चर में आएगा, अमेरिका ही के साथ निपटना होगा चीन को। तो ये जो लगातार टेंशन चीन की बाकी फ्रंट्स पर बढ़ रही है, ये भारत के लिए कितनी फायदेमंद है, भारत के लिए कितनी मुफीद है? देखिए, भारत के लिए बहुत ज्यादा मुफीद इसलिए है कि हम चाहेंगे कि टू फ्रंट वॉर में चाइना फंसे। उसका ईस्टर्न फ्लैंक और वेस्टर्न फ्लैंक, जो उसका वेस्टर्न थिएटर कमांड कहते हैं और नदर्न थिएटर कमांड वो कहता है, अदर वो उसका ईस्टर्न फ्लैंक है। यदि इस पे होता है तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। देखिए, सबसे बड़ी बात जो आपने कही और जो आपने संदेश दिया कि ये आ रहा है कि अमेरिका ने गिराया था, ये पेंटागन का इसके 4 दिन ही पहले रिपोर्ट आ चुका था कि देखिए, जो चाइना एक जिस तरह से गलवान के बाद वो कहा कि नहीं हमारे कोई सैनिक नहीं मरे हैं, उसी तरह वो छुपाने के लिए कहा गया था कि उसकी एक्सीडेंट हुई। वो मानता है कि उसका एयरक्राफ्ट गिरा है और ये ताइवान की स्ट्रेट ऑफ ताइवान के आगे में और ताइवान में जाकर के वो गिरा है। तो ये मानता था, मगर उस समय भी ये आई थी बात कि अमेरिका ने उसको डायरेक्ट शूट किया है। देखिए, वो एक स्टेप पीछे ले रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो वहाँ स्पर्टी आइलैंड्स हैं। स्पर्टी आइलैंड में पहली बार जो एक कृत्रिम, जो कहते हैं आर्टिफिशियल जो आइलैंड उसने बनाए थे, द पार्ट ऑफ लिम्सासा, उसके ऊपर में उसने कहा था कि हम पीछे जा रहे हैं। उन्होंने वहां से निकाला भी था ट्रुप। मगर बात वहां नहीं है, बात है 9 डैश लाइन की। और पूरा का पूरा जो प्रभु सत्ता है, जिस तरह से वो कल एक एक्सरसाइज शुरू किया है इस चाइना सी में, और उसने उसके बाद येलो सी में करना चाहता है, और वहां पर वो जो टेस्टिंग करना चाहता है। देखिए, वो ये चीजें वो इसलिए कर रहा है कि वो एक स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग और स्ट्रेटेजिक पोस्चरिंग किया हुआ है। यदि वो ये इससे पीछे हटता है, पीछे तो हटना ही पड़ेगा ही इन जगहों से, क्योंकि वो दुनिया में क्योंकि चीन के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा ये, अगर वो एक्सेप्ट कर ले। क्योंकि कैसे एक्सेप्ट करेगा? वो तो दुनिया में अपने आप को बड़ी महाशक्ति साबित करने में लगा हुआ है और बड़ी ताकत है भी चीन। अगर चीन को इस तरह के सेटबैक्स मिल रहे हैं तो ये चीन के लिए बहुत बड़ी बात है। एक और बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, वो भी आपको बताते हैं और फिर बात करेंगे चीन की इसी रणनीति पर और शी जिनपिंग की बड़ी भूलें जो उन्होंने की है उन पर। चीन ने एक बार फिर ताइवान को उकसाया है, ताइवान के एयर स्पेस में घुसे हैं चीनी फाइटर जेट, ये जानकारी मिल रही है। और चौथी बार ताइवान के एयर स्पेस में चीनी फाइटर प्लेन देखे गए हैं। ताइवान और चीन के बीच तनातनी और बढ़ गई है। ये लगातार चीन की तरफ से किया जा रहा है ताइवान के साथ, और ताइवान को लेकर अमेरिका लगातार चीन को चेता रहा है कि वो इस तरह की हरकतें ना करें। तो एक तरफ चीन लगातार ताइवान के एयर स्पेस में घुसने की कोशिश कर रहा है, चीनी फाइटर जेट वहां जा रहे हैं। चीन के फाइटर जेट को अमेरिका ने मार गिराया है, ये खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं, जो चीन मानना नहीं चाहता है। क्योंकि चीन अगर ऐसा मानेगा तो उसको सीधे तौर पर अमेरिका के साथ जो उसका विवाद है, जो उसका तनाव है, वो और बढ़ जाएगा, जो चीन नहीं चाहता है। चीन नहीं चाहता है कि अमेरिका के साथ सीधे तौर पर उसका ये तनाव और बढ़े। लेकिन इसके क्या मायने हैं और इसके क्या असर हैं, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ विनोद दत्ता जी मौजूद है। विनोद दत्ता जी, ये जो हो रहा है, ताइवान का एयर स्पेस का लगातार चीन उल्लंघन कर रहा है, लेकिन उसके फाइटर जेट को अगर मार गिराया जाता है तो वो ये मानता नहीं है कि किसने मार गिराया है, अमेरिका ने मार गिराया, ऐसा वो मानते हैं लेकिन बता नहीं रहे हैं, एक्सीडेंट कहते हैं। इसका क्या मायने हैं? देखिए, चीन के अंदर क्या है, मैं अक्सर कहा करता हूं कि वहां दुनिया की सबसे बेहतरीन ऑटोक्रेसी है। वहां किसी को कोई अधिकार नहीं है कोई स्टेटमेंट देने का, कोई वक्तव्य देने का। तो चीन क्योंकि उसको हर स्टेप पे शिकस्त मिल रही है, वो चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो वो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन लीक नहीं होने देगा जिसमें दुनिया को ये लगे कि भाई ये चीन के लिए एक बहुत बड़ी शिकस्त है। दूसरी चीज़, क्योंकि जिस तरह की एक्टिविटीज साउथ चाइना सी में या जिस तरह के एक्सरसाइजेज वो कंडक्ट कर रहा है, वो बेसिकली अपने सैनिकों को तैयार कर रहा है। लेकिन उसे ये भी मालूम है कि जो चीन का जो अमेरिका की प्रेजेंस है या और इस तरह की जो नेवीज हैं, हमारी इंडियन नेवी भी साउथ चाइना सी में एक्सरसाइज कर रही है, इंद्र एक्सरसाइज हो रही है इंडियन ओशन रीजन में। तो चीन के लिए ये एक बहुत चिंता का विषय है और उसकी सेना अभी पूर्णतः तैयार नहीं है, क्योंकि उसको चारों तरफ से इस तरह घेर लिया गया है
और इतने फ्रंट खुल जाने के कारण चीन को बिल्कुल ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो इस चीज को उगले या निगले। हाँ जी, उगलते नहीं बन रहा और शी जिनपिंग के लिए बहुत बुरी स्थिति पैदा हो गई है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, साउथ चाइना सी में अमेरिका से घबराया है चीन। अमेरिका ने भेजे हैं 3000 मिलिट्री एयरक्राफ्ट। चीन के विदेश मंत्री वांग यी का बड़ा बयान, 60 अमेरिकी वॉरशिप भी साउथ चाइना सी में तैनात हैं। तो ये जो घबराहट है अब साउथ चाइना सी को लेकर वो भी दिखाई दे रही है, लेकिन अपनी ताकत भी चीन को दिखानी है, वहां से भी वो पीछे नहीं हट सकता है। चीन के लिए कितनी मुश्किल है ये स्थिति, और इस स्थिति में चीन को पहुंचाने वाले हैं शी जिनपिंग। तो शी जिनपिंग के लिए कितने मुश्किल हालात है चीन के अंदर, ये समझना भी अब बहुत जरूरी है और इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन यूएस ने भेजे हैं 3000 मिलिट्री एयरक्राफ्ट, ये कह रहा है चीन। साउथ चाइना सी में अमेरिका से घबराया हुआ है चीन और उसके बाद ये बयान दे रहा है कि कैसे यूएस ने देखिए कितने 3000 मिलिट्री एयरक्राफ्ट भेज दिए हैं, इतने नौसैनिक भेज दिए हैं, इतने सैनिक भेज दिए हैं। ये चीन के विदेश मंत्री वांग यी का बड़ा बयान है। वो कह रहे हैं कि कैसे साउथ चाइना सी में देखिए अमेरिका आ रहा है और अमेरिका 60 वॉरशिप के साथ साउथ चाइना सी में तैनात है। बीएस सिवाज जी, ये जो हो रहा है अभी वांग यी का हम बयान देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि साउथ चाइना सी में देखिए अमेरिका ने कितने एयरक्राफ्ट भेज दिए हैं, लेकिन उकसा तो चीन ही रहा है, तो फिर ये बयान क्यों? बिल्कुल जो है पहले चीन ही उकसा रहा था और सारी जो है हर तरह से चीन ही ब्लेमवर्दी है। उसके बाद ऑफ कोर्स जो यूएस का आना है और जो एयरक्राफ्ट कैरियर आए और जो फोर्सेस लाई जा रही हैं, और चाइना को जो है चुनौती देने के लिए है कि भाई जो है आप किसी को इंटिमिडेट मत करिए, एक्सपेंस जो आपका रवैया है उसको रोकिए, और अगर आपका ये रवैया नहीं बदला जाएगा तो हम सब आपको जो है पूरी तरह से शिक्षा देने में काबिल हैं और कामयाब होंगे अगर किसी तरह से आपने हमारे को किसी तरह की चुनौती देने का कोशिश किया। लेकिन ये जो हालात बने हुए हैं के सेना साहब, शी जिनपिंग के लिए कितना मुश्किल है, उन्हें भी तो जवाब देना पड़ेगा। भले ही चीन की जनता को उन्हें जवाब नहीं देना है, लेकिन उनकी पार्टी की बड़ी मीटिंग होगी, उसमें उन्हें साल भर का लेखा जोखा प्रेजेंट करना होता है। उन्हें बताना पड़ेगा कि उन्होंने इतने फ्रंट खोले और भारत के साथ उन्होंने एलएसी पर आकर सिर्फ थोड़े से इलाके के लिए जो जहां पर कोई रह नहीं सकता, इस तरह के दुर्गम हालात हैं, वहां 2 फिंगर के लिए उन्होंने इस तरह की जो न्योता है वो दे दिया भारत को, और भारत ने उसमें भी उनको पछाड़ दिया, उसमें भी उन्होंने मुंह की खाई। तो इसका जवाब शी जिनपिंग को नहीं देना होगा मां। देखिए सुमेरा जी, जो आप कह रही हैं उसके अंदर में हम शायद टैक्टिकल लेवल पे बात कर रहे हैं। देखिए बात उससे बड़ी है। आप ये देखिए शी जिनपिंग का एक सपना है कि 2021 जो आने वाला है, उस समय जब 100 साल सीसीपी का पूरा होता है, तो जो उनके एक स्ट्रेटेजिक एम्बिशंस हैं वो दुनिया को, वो एक राइजिंग पावर नहीं है, ऑलरेडी एक पावर एग्जिस्ट कर रहे हैं। वो एक सपना को लेकर वो चले थे और उन्होंने कोरोना काल में, कहा भी जाता है कि कोरोना को उन्होंने खुद लाया है, इसकी जो प्लानिंग हुई थी तो वो शामिल है। दोनों आप पक्ष देखें तो उनकी एक स्ट्रेटेजिक एम्बिशंस हैं। ये एम्बिशंस ये नहीं कि 3 नवंबर के बाद अमेरिका खत्म हो जाएगा, ये आगे चलेगी। और जो आप देख रही हैं सबसे बड़ी पछाड़ जो उसको मिली है वो आपको मिली है, पहला था 15-16 जून की रात में। उसे कभी विश्वास नहीं था शी जिनपिंग को कि ये, क्योंकि उनको ये यकीन दिलाया गया था कि भारत उसी तरह रिटेलिएट जी, माफ कीजिएगा, मुझे आपको रोकना पड़ेगा। एक और बड़ी खबर आ रही है एलएसी से ही, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर एलएसी से आ रही है, बहुत बड़ी खबर है। लद्दाख में चीन की एक और हिमाकत सामने आई है। 8 सितंबर को भी चीन ने घुसपैठ की कोशिश की थी। पेंगोंग झील में बोट के जरिए घुसपैठ की कोशिश ये चीन की तरफ से की गई थी। चीन ने पिंगफोर से आगे बढ़ने की कोशिश की और भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को वहां से खदेड़ दिया। तो ये बड़ी बात है, चीन लगातार इस तरह की हिमाकत कर रहा है और उसे पीछे हटना पड़ रहा है, उसे खदेड़ा जा रहा है, सफलता चीन को हासिल नहीं हो रही है। तो चीन की जो छटपटाहट है वो दिख रही है कि चीन कैसे बार बार आगे बढ़ने की कोशिश करता है। एक और बड़ी खबर, राफेल की एंट्री से चीन की बौखलाहट और बढ़ गई है। पीएलए ने जारी किया है नया प्रोपेगेंडा वीडियो। चीनी सेना ने लाइव फायर युद्धाभ्यास का वीडियो जारी किया है। चीन ने रेगिस्तान में मिसाइल का परीक्षण किया और उसका वीडियो जारी किया। देखिए ये वो वीडियो है। चीन जब भी ऐसी कोई खबर देखता है तो उसके बाद चीन की तरफ से इस तरह के वीडियो जारी कर दिए जाते हैं और उसके ये वीडियो है जो ताज़ा वीडियो है, चीन की तरफ से जारी किया गया है। और देखिए किस तरह से ये वीडियो,
और एक और बड़ी खबर आ रही है, रूसी डिप्लोमेट ने चीन को कड़ा संदेश दिया है, भारत से बात कर विवाद खत्म करे चीन। ये रूस की तरफ से दिल्ली में डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन का बड़ा बयान है। उन्होंने बयान दिया है कि चीन को भारत के साथ बात कर ये पूरा विवाद खत्म करना चाहिए। 2021 के आखिर तक S-400 भारत को मिल जाएगा, ये भी उन्होंने कहा है और यही भारत चाहता भी है। यही कोशिश लगातार भारत की तरफ से है। रूस के डिप्लोमेट से बात की है हमारे संवाददाता मनीष झा ने और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चीन और भारत के बीच चीन को पूरे विवाद को सुलझाना चाहिए। सुनिए क्या कहा उन्होंने। Russia enjoys special and friendly relations with both India and China. And we have no doubts that the Indian and Chinese friends would find a mutually acceptable solution for the border dispute through dialogue. Negotiations between the ministers Rajnath Singh and Dr. Jaishankar and their Chinese counterparts in Moscow. Russia is as a sincere well-wisher for both countries. However, we are not invited by both to be involved and hence not going to interfere. We would definitely encourage to expand dialogue and we hope that joint participation in common multilateral fora would play a positive role. तो देखिए दो बड़ी बातें कही उन्होंने। एक तो ये कि चीन को भारत से बात कर पूरे विवाद को सुलझाना चाहिए LAC का, साथ ही S-400 ये भी एक बहुत बड़ी भारत की जो कैपेबिलिटी है उसे बढ़ाने के लिए बहुत अहमियत रखता है ये डिफेंस सिस्टम, और ये जब भारत को मिल जाएगा वो इसी साल के अंत तक मिल सकता है, ये उन्होंने भी कहा है, ये भारत भी चाहता है। इसी पर बात करते हैं, स्क्वाड्रन लीडर दीप्ति काला हमारे साथ मौजूद है। दीप्ति काला, S-400 भारत को इस साल के अंत तक मिल जाएगा तो भारत की ताकत और कितनी बढ़ जाएगी? जी समारा ताकत बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगी। इनफैक्ट उसके बाद चीन को अभी जो ये गतिविधियां कर रहा है ये हमें बहुत जरूरी है समझने के लिए समारा कि ये देखिए बहुत ही कॉमन सी चीजें हैं कि जिस आदमी में करेज नहीं होता या जिस कंट्री में करेज नहीं होता वो छोटी छोटी ऐसी गतिविधियां करता रहता है सो दैट उसको अटेंशन मिलती रहे। लेकिन अंदर ही अंदर जिनकी को भी ये पता है कि जिस तरह की कैपेबिलिटीज या भारत जिस तरह का शांतिप्रिय देश है और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह का संबंध पूरे सारी दुनिया से बना के रखा है, तो सारे देश फिलहाल भारत के साथ हैं। सारी फोर्स मल्टीप्लायर जो कैपेबिलिटीज हमारे पास आ रही हैं, S-400 आएगा, राफेल आ चुका है, राफेल और भी बहुत सारा नंबर में अभी आने वाला है। तो उसके बाद चाइना हमारे भारत के अगेंस्ट में कहीं पे भी स्टैंड नहीं करेगा। तो ये बहुत ही जरूरी है समझना कि ये जो गतिविधियां हैं ये सिर्फ एक अटेंशन सीकर की वजह से है और ये हर गतिविधि में फेल हो रहा है। ये दर्शाता है कि भारत कितना ज्यादा सक्षम है अपने आप। जी आप दीप्ति, और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है क्योंकि एस जयशंकर इस वक्त रूस में मौजूद हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की आज चीनी विदेश मंत्री से मुलाकात होनी है। मॉस्को में होगी ये मुलाकात एस जयशंकर और वांग यी के बीच। दोनों विदेश मंत्रियों की शाम 6 बजे भारत के समय के मुताबिक शाम 6 बजे मुलाकात होगी। चीन और भारत तनाव के बीच एक बहुत अहम बातचीत होनी है दोनों विदेश मंत्रियों के बीच, एस जयशंकर और वांग यी के बीच जो चीन के विदेश मंत्री हैं। रूस में SCO समिट में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं भारत के विदेश मंत्री और वहीं पर ये अहम मुलाकात होनी है उसके साइडलाइंस पर ही, और काफी अहमियत रखता है क्योंकि LAC पर जो तनाव बना हुआ है। एस जयशंकर भारत से जाने से पहले भी उन्होंने जो बयान दिया था वो भी काफी अहमियत रखता है। उन्होंने कहा था कि दोनों देशों को बातचीत करनी चाहिए और विचार विमर्श से जो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है LAC पर उसे हमें रिजॉल्व करना चाहिए, उसको हमें खत्म करना चाहिए। लेकिन बातचीत से क्या नतीजा निकलेगा वो भी हम आपको लगातार बताएंगे। आज शाम 6 बजे ये अहम मुलाकात और अहम बातचीत होगी चीन के विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री के बीच। क्या यहां से निकल कर आता है वो देखना अभी बाकी है, लेकिन एक बात साफ है कि भारत की तरफ से साफ कर दिया गया है कि भारत की संप्रभुता के साथ, भारत की 1 इंच भी जमीन के साथ कोई भी समझौता नहीं होगा। लेकिन उसके बाद आगे अगर बातचीत करनी है तो फिर बातचीत जरूर होगी, बातचीत जरूर होनी चाहिए, हल जरूर निकलना चाहिए तनाव को खत्म करने के लिए। लेकिन भारत अपने 1 भी इंच जमीन को लेकर किसी तरह की कोई बातचीत चीन से नहीं कर सकता। चीन को पीछे हटना होगा, ये भारत की तरफ से बार बार कहा गया है। लेकिन अब बातचीत से क्या निकलकर सामने आता है वो देखना बहुत जरूरी होगा। क्या विकल्प हैं, किन विकल्पों पर बातचीत हो सकती है, क्या विकल्प होंगे हमारे पास? विनोद दत्ता जी, क्योंकि भारत ये साफ कर चुका है कि चीन को वापस जाना होगा, जो भारत का पक्ष है वो यही है कि अप्रैल में जो स्थिति थी वहीं पर चीन को वापस जाना चाहिए। चीन को कोई सफलता भी हासिल नहीं हो रही है LAC में, जो बातचीत है उसमें क्या विकल्प हैं? देखिए क्योंकि SCO की जो ये कॉन्फ्रेंस हो रही है इसमें कोई बाइलैटरल इश्यूज ऑफिशियली आप टेकअप नहीं कर सकते हैं।
जी। लेकिन क्योंकि तनाव इस तरह का है और फॉरेन मिनिस्टर्स वगैरह दोनों देशों के वहाँ मौजूद हैं, तो एक अनशेड्यूल्ड या जो इनफॉर्मल टॉक्स वो हो सकती हैं। इसके अंदर जो विकल्प हैं, पहली बात भारत और चीन ये शायद डिसाइड करें कि हमें इसका हल डिप्लोमेटिक लेवल पे ही निकालना होगा, क्योंकि दोनों ही देश इस स्थिति में नहीं है कि युद्ध में वो देश को ले जाएं। दूसरी चीज, क्योंकि अगर इस तरह का कोई एस्केलेशन होता है तो ये पूरा विश्व जो है वो तीसरे वर्ल्ड वॉर के कगार पे है, और इस तरह का जो डिस्ट्रक्शन होगा, क्योंकि देखिए जो वॉरफेयर की परिभाषा है वो हर रोज चेंज हो रही है, और क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी ड्रिवन वॉरफेयर है तो ये कॉस्टली भी है, और मतलब दोनों देश इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। हमारे पास क्योंकि समय खत्म हो रहा है, मैं संक्षेप में एक एक प्रतिक्रिया ले लूं। के सिन्हा साहब, आपसे भी क्या विकल्प होंगे अगर हम बातचीत करते हैं दोनों विदेश मंत्री? देखिए, बातचीत तो चलता रहेगा, मगर हमारा संकल्प यही है कि हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस पे होंगे, और वो जमीन पे दिख रहा है। देखिए, आप रिट्रीट एंड रिकॉल करके फिर से चाइना को आने ना देंगे, ये भारत का संकल्प है। बिल्कुल, आपकी जगह मैं बाकी लोगों का पक्ष नहीं ले पाऊंगी और आपको भी मुझे रोकना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।